श्रीलंका की आज़ादी के 40 साल हुए थे, भारत के 75 साल हुए हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, वो राष्ट्रवाद का वो भी ढिंढोरा पीटते थे, आप भी ढिंढोरा पीट रहे हैं। वहां तमिल और सिंगला लोग को लड़ाया गया, जिस तरह से जर्मन में राष्ट्रवाद के नाम पे देखा होगा हिटलर ने नाजीवाद और यहूदियों को लड़ाया, उसी तरीके से यहाँ पे हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। जहां जहां कट्टरता बढ़ेगी वो देश कंगाली की तरफ जाएगा। आज 158 लाख हजार करोड़ पूरे देश में कर्जा है और 2013 में केवल 53 लाख हजार करोड़ था। इससे समझ आना चाहिए श्रीलंका को IMF भी कर्जा नहीं दे रहा है। अब आज वही हाल होगा आने वाले समय में, भारत को भी कर्जा नहीं मिलेगा। ADR की रिपोर्ट जाके उठाइए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भ्रष्ट मत कहिएगा, नहीं जेल चले जाइएगा, संसदीय शब्द है। देश के प्रधानमंत्री जी आंदोलन जी भी कहें वो संसदीय शब्द है, रेवड़ी कहें वो संसदीय शब्द है, लेकिन आप जुमला जी भी कहें, फरेज जी भी कहें, कुर्ता जी भी करें तो वो असंसदीय शब्द है। कहीं ना कहीं इस देश में लोकतंत्र पे एक ऐसी नकेल कसी जा रही है कि आप सरकार से सवाल ना पूछिए। जब जब राजा डरता है तब तक कोई फरमान जारी करता है और घोड़े के जैसे फरमान जारी हो रहे हैं, क्योंकि शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है भाई। शेर शेर है तो दहाड़ेगा ही। शेर लोगों को तो इससे, अरे इससे डराना, आप देश की जनता को डराना चाहते हैं। शेर नहीं, वो थेर है, थेर थेर पाला है मैंने। मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, गलतफहमी मत पालो। कुछ लोग गलतफहमी पाले हुए हैं, उनका गलतफहमी जल्द ही निकलेगा, क्योंकि आने वाला जब चुनाव है ये कहीं ना कहीं उनको सत्ता से बेदखल करेगा। और अमृत पीते रहिएगा, पेट्रोल को जल्दी अमृत बना लीजिए, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल आ रहा है, अग्निपथ जैसी योजनाएं आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार केवल शब्दों के जरिए इस देश पे राज करना चाहती है, लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है कि आपको सत्ता से बेदखल करेगी। JP आंदोलन जैसी क्रांति इस देश में आने वाली है। चाहे आप नवाज की बात करें और चाहे आप हनुमान चालीसा की बात करें, दोनों के लिए एक नितत स्थान बनाए गए। आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मंदिर का निर्माण किया गया और नमाज पढ़ने के लिए आपको जो है मस्जिद का निर्माण किया गया। ऐसी स्थिति में ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया के ऊपर खड़ा होता है। एक तरफ आप कागज़ पर ऑर्डर जारी करते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहाँ पर ऐसा करने के लिए पहुँचे हैं, वो लोग किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता से और देश में जो एक भाईचारे की जो एक विचारधारा बनी हुई है, जिसको गंगा जमुनी तहजीब कर, उसका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल सफूखे तैयार किए जाते हैं, कुछ इधर से और कुछ इधर से, और ठीक इसके चक्कर में पूरे देश के दोनों पक्षों के ऊपर इतने बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने बीते 2-3 महीनों में देखा क्या कुछ हो गया हमारे देश में, और किस तरीके से देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होना पड़ा, किस तरीके से पूरे देश की फजीहत हुई, ये सब कुछ आपने देखा। तो ये सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के मुखिया पर खड़ा होता है, देश के प्रधानमंत्री पर खड़ा होता है कि आखिर ऐसी चीज़ें कब तक पनपती रहेंगी और जो लोग ये करने वाले हैं कब तक ये ऐसे ही खुले स्वतंत्र घूमते रहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर है। पर ये भी तो कहा जा रहा है ना कि इस तरह से नमाज जगह जगह पढ़कर जो है ज़मीन जिहाद ये लोग करते हैं और इसी वजह से विवाद होता है। देखिए, मानसिक बीमार लोग होते हैं वो, जो सिर्फ एक चश्मा पहनते हैं जिसमें एक सिलेक्टिव अप्रोच के तहत देश की पूरी जो है उसको देखते हैं। ऐसे लोगों पर मुझे लगता है ना ही तो कोई टिप्पणी करनी चाहिए, ना ऐसे लोगों को कोई जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार तुरंत के तुरंत उनको छानबीन करके उनको फटाक से जेल पहुंचाना चाहिए। ऐसे लोगों पर बात करने के लिए हमारे पास देश के पास बहुत मुद्दे हैं। आप रुपए की बात कर लीजिए, कहाँ आज जा रहा है, महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए। आज पूरी स्थितियाँ इतनी भयावह है कि इंसान इस बात को सोचने पर मजबूर है कि आज के 5-10 साल बाद क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रीलंका जैसे हालात हमारे भी देश में बन जाएंगे। तमाम चिंताएं हैं, उन पे बात करनी चाहिए देश को। इन लोगों पर और ऐसे जो मुद्दे होते हैं इन पे बात करने के लिए देश के पास समय नहीं होना चाहिए और इस पर समय देश की सरकार को लगाना भी नहीं चाहिए। निवेशकों को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर इस तरह कोई उद्योगपति अगर अपना जो है इस तरह से बड़ा मॉल खोलेगा या जिससे रोजगार पैदा होगा, वो किस तरह होगा, क्योंकि इस तरह के लफड़ों में तो कोई भी पड़ना नहीं चाहेगा। नहीं, निवेश करें लोग, एक नहीं अनेक मॉल बनाए, तमाम ऐसी चीज़ें बनाए जहां गरीब मजदूर लोग जा सकें, 10-15-20 हज़ार रुपये की नौकरी कर सकें, अपना घर परिवार चला सकें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ का उद्घाटन करना और उसके पीछे की मंशा
देश में स्थिति खराब करना, ये अपने आप में बड़ा दुखदाई है। कहीं निवेश करना, कुछ बना करके खड़ा कर देना जो लोगों को रोजगार देता है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता है उसे समझने की जरूरत है। देखिए इस देश में हो क्या रहा है, ये जो नुपुर शर्मा का मामला हो या कोई भी मामला हो जो कोर्ट से लगा हुआ हो, या फिर अभी छत्तीसगढ़ के एक एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार ने क्लेम किया था, आदिवासियों के सवाल पर क्वेश्चन किया था, उनको ही हाँ उस पे ही 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। अभी 100 से ज़्यादा जो है आदिवासी बेकसूर 5 साल से जेल में बंद थे, कल परसों वो छूटे हैं। अब आप सोचिए 5 साल में क्या हो गया होगा। असल में इस खेल को समझना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश का जो दुश्मन है असली, उस देश का जुडिशियरी और मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, और हम उसको मनु स्ट्रीम मीडिया या जनेऊ मीडिया कहते हैं। इस देश का दुश्मन आरएसएस से ज़्यादा बड़ा दुश्मन इस देश का मीडिया और जुडिशियरी है। इस देश की जुडिशियरी जातिवादी है, सेकुलर नहीं है, सांप्रदायिक है। इस देश की जो मीडिया है, इस देश का की जो न्यायपालिका है, मैं न्यायपालिका को जातिवादी और सांप्रदायिक बता रहा हूं, फैसला क्योंकि है में हो जाए तो वाह बिल्कुल। आप बताइए, जब राम मंदिर का, मैं सीधी सी बात है, जब राम मंदिर का फैसला आया था तो कोर्ट कहता है कि आस्था के आधार पर हम यह जो है निर्णय दे रहे हैं कि मंदिर बनेगा। आप बताइए महाराज, आज तक सुना था हमने, हिंदी फिल्मों में भी देखा कि तमाम सबूतों गवाहों के आधार पर यह फैसला सुना जाता। आस्था के आधार पर फैसला सुना जाए, न्यायालय आस्था के आधार पर फैसला सुनाए, तो फिर हमने सोशल मीडिया पर देखा है कुतिया की भी पूजा होती है। किसी दिन जो है कोई कुतिया को राजमाता घोषित कर सकती है, कौन ठिकाना है? आस्था के आधार पर ही बात करनी है, तो आस्था के आधार पर ही कुतिया की भी पूजा कर रहे हैं। तो आप कोर्ट को भी मतलब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सीधे तौर पे कहता हूं भारत की न्यायपालिका जातिवादी है और सांप्रदायिक है। मतलब सब जातिवादी हैं, आप लोग जातिवादी नहीं है। नहीं, आरक्षण के खिलाफ जब फैसला देना हो तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 12 बजे रात को भी खुल जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, न्यायपालिका जातिवादी है। जब एक ही ब्राह्मण ही सारे जज होंगे तो जातिवादी नहीं होगी न्यायपालिका, तो और क्या होगा? राहत जो मिली जातिवाद के दौर में, ये जातिवादी के साथ सांप्रदायिक भी है इस देश की न्यायपालिका। जज की जाति नहीं होती है क्या? जजों का जनेऊ निकाल के देख लीजिए, किसने किस जातियों में अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, किस जाति में। जज क्या कोई एलियन होता है क्या? जज भी इसी देश का है, वो भी जातिवादी है उतना ही।